नमस्कार दोस्तों। हम ठाकुर परिवार के अंतःपुर की बात कर रहे थे, ठाकुर परिवार की स्त्रियां। इसका मैं पार्ट 4 लेकर आ जाई हूँ और उस स्त्री के बारे में हम सबसे देर से बात कर रहे हैं, जिसके बारे में शायद सबसे पहले करनी चाहिए, पर उम्र के हिसाब से और पीढ़ी के हिसाब से मैंने स्त्रियों को चुना। तो ये है रंजन बंदोपाध्याय की मैं रविंद्रनाथ की पत्नी। ये रंजन मृणालिनी की गोपन आत्मकथा है। इसका अनुवाद जो है शुभ्रा उपाध्याय ने किया है। रंजन उपाध्याय जो हैं 1941 में इनका जन्म हुआ था। ये कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर के रूप में थे। फिर बाद में आजकल के अखबार के संपादक बने। आनंद बाजार, कादम्बरी देवी, सुसाइड नोट, काफ़ी बहुत सारी किताबें लिखी। शुभ्रा उपाध्याय जो कि कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज में, उन्होंने उसका अनुवाद किया। अब किसी भी जो ठाकुर परिवार रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है, उन्हीं टैगोर परिवार की पत्नी के जीवन का जिक्र मैं चौथे भाग में करूं। सीरियल में, जिसे हम सीरीज़ कहते थे, पहले धारावाहिक आते थे, जिसको शुरू करने की मुझे लगता है पुनः आवश्यकता है। दरअसल टैगोर चौथी पीढ़ी में 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और बरगद जैसे विशाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की अदना पौधे सी पत्नी की कहानी कोई क्यों सुनता, जो पर कह सकती थी पर लिख नहीं सकती थी। वही स्त्री मानो जीवित हो उठी। रंजन बंदोपाध्याय के उपन्यास में मैं रविंद्रनाथ की पत्नी, जिसमें प्रोमो है मृणालिनी की गोपन आत्मकथा, अनुवाद शुभ्रा उपाध्याय का। देखिए, जब पात्र जिंदा ना हो और कथा में फर्स्ट फॉर्म में उससे बात कहलाई जाए तो कई बार ये लगता है कि ये लेखक का फिक्शन हो सकता है। याद है जोधा अकबर का जब विरोध हुआ तो आशुतोष गोवारिकर का जवाब था कि मैंने ये कल्पना की है कि एक स्त्री का यदि सौदे या संधि के तहत विवाह होगा और स्त्री स्वाभिमानी होगी तो उसका प्रेम संबंध अपने पति से कैसे होगा। हालांकि उन्होंने इसके लिए काफ़ी ऐतिहासिक तथ्य भी जुटाए थे। वही बात मृणालिनी की कथा में भी है। जैसे हालात और तथ्य हैं तो हम मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये उन्हीं की कथा है। इतने विशाल व्यक्तित्व की एक साधारण रंग रूप और साधारण बुद्धि वाली स्त्री ने कैसे जीवन व्यतीत किया होगा, या इतना बुद्धिमान व्यक्ति मृणालिनी से कैसे पेश आया होगा। 5 बच्चे प्रेम की निशानी थे क्या? मृणालिनी का सवाल जो रविंद्रनाथ की ज़िंदगी रहन सहन को देखकर वो हमेशा करती थी कि मुझ साधारण सी स्त्री से विवाह क्यों किया, और किया तो सहधर्मिणी सा सम्मान क्यों नहीं दिया। रविंद्रनाथ की चिट्ठियों के जवाब में मृणालिनी ने भी तो खत लिखे होंगे, वे कहाँ हैं? मृणालिनी अपनी गोपन आत्मकथा में क्या लिखती, इस उपन्यास में यही सोचने की कोशिश की गई है। मृणालिनी देवी के बक्से से, कुछ सुनी सुनाई बातों से और कुछ फैले कागज़ों से, कुछ उनके भावुक स्त्री मन से समझ में आने वाले भावों से उन्हीं के मुंह से कहा गया है। 1886 से 1896 10 वर्षों में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 5 बेटे प्राप्त किए। रविन्द्रनाथ ठाकुर से मेरा विवाह 9 दिसंबर 1883 में हुआ, जब मैं मात्र 9 वर्ष 9 महीने की थी और रवि बाबू 23 वर्ष के। पता तो यही था कि वे बाल विवाह के खिलाफ थे, फिर क्यों? खैर, इस क्यों का उत्तर मुझे कभी नहीं मिला। मेरा पहला बड़ा बेटा रथी 1888 में हुआ। मेरे सारे बच्चे ठंड में प्रसूति कक्ष, जिसके बारे में सोच के रूह कांपती है कि सीलन भरी हवा में पैदा हुए। उन्हें लड़कियों को चिट्ठी लिखना, उन पर कविता लिखना। मंझले जेठ सत्येन ठाकुर की पुत्री इंदिरा के बारे में वे बार बार भूल जाते थे कि वो उनकी भतीजी हैं। कई बार मैंने कहा, आप जैसे इंदिरा से दिल की बातें करते हैं, मुझसे क्यों नहीं? मैं पूरे समय तुम्हारे साथ रही, फिर ये पर्दा क्यों? वे मुस्कुरा देते थे। वे शिलाईदह में रहते थे, जिसे हम सियालदेह कहते हैं शायद, और इंदिरा को रोज़ चिट्ठी लिखते थे। 1887 से 1895 तक उन्होंने इंदिरा को 252 चिट्ठियाँ लिखी और मुझे दी 15 चिट्ठी, 5 संतानें। आपके रविन्द्रनाथ की मेरे प्रति भाव भंगिमा बड़ी उपेक्षित थी। मुझ में कोई रसबोध नहीं है, ये मुझे समझा दिया गया था। मैं उन्हें जल्दी ही मुक्त कर दूंगी। जाने क्या सोचकर वो अपने बड़े भाई की पत्नी कादम्बरी देवी से प्रेम संबंधों की बातें, चिट्ठियाँ, कविताएं मुझे बताते रहे। पूरी दोपहर उनके ही कमरे में बीतती। वे सांवली थी पर भरपूर सुंदरी थी। उन्हें घर का कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था। सब उनके बारे में जानते थे। रवि बाबू के जीवन का ध्रुव तारा थी, पर बम्बई की अन्ना, विदेश में विवियन, लूसी, मिस मूल, नाच गाना, ये सब बातें
वो जब कादम्बरी को विदेश से लिखते थे तो कादम्बरी जो थी वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में बीमार रहने लगे। जैसे ही रवि ठाकुर विलायत से लौटे, दोनों का बचपन पिछड़े संगी साथी की तरह लौट आया और वे छत पर उपवन लगाने लगे। खूब कविता, संगीत, गीत की महफिल जमती, जिसका केंद्र कादम्बरी थी। आप ये मत समझिए कि मैं अपने पति की बुराई कर रही हूँ, मैं उन्हें बहुत प्रेम करती थी, मैं उन पर मुग्ध थी। मैं कहाँ थी इस बीच? उनके पति उन दोनों के लिए नाटक लिखते, मैं कभी कभी उनके साथ गाजीपुर सिलाईदह रहती और व्यंजन बनाकर खिलाती, जो कि उन्हें मेरे हाथ के बने बहुत पसंद थे। मैं उनकी भावनाओं की साथी कभी नहीं रही। मैं देखने में इतनी खराब और मेरा पति इतना सुंदर क्यों हुआ? सो एक दिन रंग रोगन लगाकर मैं उनके समक्ष गई, जिससे वे नाराज़ हो गए। शांति निकेतन में मैंने विद्यार्थियों के भोजन का जिम्मा लिया, तो इस सिलसिले में मेरे सारे जेवर बिक गए और रवि बाबू कादम्बरी देवी से जुड़ी बातें, कविताएं, प्रसंग सुनाते रहे, सोचते हुए कि मुझे चोट नहीं लगती। मैं कितना पानी बहा चुकी, मेरी पीड़ा उन्होंने नहीं समझी, पर हमेशा कादम्बरी देवी की तकलीफ़ को महसूस करते। देखिए, बात यह है कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी की बात है। कादम्बरी देवी की बात भी हम सुनेंगे अगले पार्ट में, लेकिन वो अपने तरीके से ठीक कह रही हैं। उनके लिखने में बड़ा ख़राब लग रहा है, पर मेरी मृत्यु के बाद कोई खोज निकाले तो क्या प्रकाशित होगा। विलायत से लौटते ही दोनों ने सीमाओं का ऐसा अतिक्रमण किया कि बाबू मोशाय, मतलब इनके बड़े दादाजी ने रवि बाबू को पुनः विलायत भेजा व कादम्बरी देवी को उनके पति के साथ चंदन नगर। पर रवि बाबू जो थे वो जहाज़ से उतर कर सीधे चंदन नगर चले गए, जहाँ उन लोगों ने प्रेम की पराकाष्ठा कर ली। उन दोनों ने प्रेम से दिन गुजारे। विवाह के समय रवि बाबू ने मेरी बदसूरती का मजाक बनाकर एक गीत भी गाया और सब सामान फेंक दिया। मेरा विवाह हुआ दिसंबर 1883 में। अप्रैल 1884 में कादम्बरी देवी ने आत्महत्या कर ली। उनके कमरे से ढेरों कागज़, चिट्ठियाँ बरामद हुए, जिन्हें चादर में बांधकर घर से बाहर ले जाया गया। मैं स्तब्ध थी, वो बच सकती थी। 2 दिन तक का समय उन्हें होश रहा। उन्होंने अफीम खाई थी। पुलिस को हार्ट अटैक बताया गया। मेरे ही घर की जेठ बहू पति के मरने के बाद मायके भेज दी गई। वहाँ उनके पिता ने उनका दूसरा विवाह रचाना चाहा। विधवा विवाह के हिमायती रवि ठाकुर उसे वापस जोड़ा सांग को ले आए कि वो विधवा विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमारे ख़ानदान की बहू है। देखिए, किसी एक परिवार की प्रसिद्धि, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार की प्रसिद्धि रविन्द्रनाथ टैगोर की वजह से है, पर उनके अंतःपुर की कथा बिल्कुल अलग है, जो कभी बाहर नहीं आई। जो स्त्रियां उनके घर से बाहर गई, यानी उनकी बहनें, बेटी, बहनों की बच्चियां, वो अच्छे तरीके से पढ़ी लिखी, फली फूली लोगों से मिली, पर अंतःपुर की स्त्रियों में ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से उन्हें अंदर ही अंदर अपना सहारा खोजना पड़ा। स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी खोजा कि उनकी पत्नी बेहद साधारण थी, बेहद अल्प बुद्धि की मानते थे उसे वो। इसी बीच मैं भी, जो रवि बाबू की प्रेम कहानियाँ सुनकर बड़ी हुई, अचानक बलू, जो एक पैर से अपाहिज था, मेरे जेठ का बेटा, उसने मुझे संस्कृत पढ़ना सिखाया। शांति निकेतन मेरे ससुर की कल्पना थी, जो बलू पूरी करना चाहता था। एक दिन मैं और बलू आत्महत्या करने निकले। बच्चे थे, दोस्ती हो गई और उसके बाद प्रेम भी। पकड़े जाने पर रवि ठाकुर स्त्री स्वाधीनता के विरुद्ध दृढ़ प्रतिज्ञ हुए कि स्त्रियों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए, और मरते दम तक मैं बलू को फिर मैं देख नहीं पाई, पर किसी ने भी शांति निकेतन के उद्घाटन में उसका जिक्र तक नहीं किया। मेरी दोनों बेटियां मेरी मित्र थीं। बाल विवाह के विरोधी मेरे पति ने 15 और 10 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया। अस्त व्यस्त तरीके से लिखी गई इस कथा में तो ऐसा होना ही था। विश्व प्रसिद्ध पति की पत्नी होने का कोई अस्तित्व नहीं होता। 13 सितंबर 1902 में मैंने लिखना बंद किया और बेहोशी में चली गई। उनकी अंतिम इच्छा, अब लेखक लिखते हैं कि उनकी अंतिम इच्छा छोटे बेटे शमी को देखने की थी, जो पूरी नहीं की गई। बड़े लड़के रथी से सिर्फ 5 मिनट मिलना हुआ और 23 नवंबर 1902 को वो चल बसी। लेखक के अनुसार बड़े पुत्र को वह स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर भी शमशान नहीं गए। मात्र 28 रुपये 2 पैसे में भी उनकी अंत्येष्टि पूरी हुई और रवि बाबू उनका स्मरण लिखने बैठ गए, जो 12 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ। समर्पण में जिनकी सदैव रुचि, समर्पण में जिस स्त्री की सदैव रुचि रही, मतलब इनको समर्पण बहुत अच्छा लगता था। जैसे वो हमेशा कादम्बरी देवी को तुमको या हे के लिए, इस तरह से वो सिंबॉलिक लिखते थे।
पर समर्पण वो हमेशा समझ जाती थी। तो उस स्त्री को समर्पण में ये लिखा गया कि 7 अगहन 1309 मृणालिनी का प्रयाण दिवस। शुक्रिया। अब अगली कथा जो है कादम्बरी देवी के सुसाइड नोट की बताई जाएगी आपको। और क्यों बताई जाए? इसलिए बताई जाए कि हम अंतःपुर की स्त्रियों की, रवि ठाकुर परिवार की बात कर रहे हैं, तो अब उनकी बात भी सुनी जाएगी। और देखिए, संयोग ऐसा है कि मुझे सारे इस तरह का लेखन और इतना साहित्य पढ़ने को मिल रहा है और इतने सारे तथ्य भी मिल रहे हैं, पर मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेती। लेखक स्वयं जिम्मेदार है इनके लिए। मैं आपको एक किताब के बारे में बता रही हूँ। शुक्रिया।